हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम सब किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? पर्यावरण के बारे में, ईवीएस के बारे में, जो टेट और सुपर टेट सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मेन पॉइंट है आप नोट करते चलिए साथ में, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, आपको लगे कि ये परीक्षा में आने की संभावना है, आप भी अपने तरीके से नोट करते चलें साथ में। तो पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया सजीव और निर्जीव के बारे में। आज जो अध्ययन करना है हमें, वो सजीव जगत के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें सजीव को निम्नलिखित 5 जगत भागों में या 5 भागों में बांटा गया है सजीवों को। एक है मुनेरा जगत, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। यहाँ देखिए, एक है हमारा पहला जो 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हमारा मुनेरा जगत, जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा नंबर जो है वो प्रोटिस्टा जगत है, जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और जीवाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? मोनेरा जगत में। ये भी परीक्षा में पूछा गया ही प्रश्न है। ये जो 5 जगतों का नाम दिया गया है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा करके प्रश्न बन चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर जो आपका आता है कवक जगत। इस जगत में मशरूम, फफूंद जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। पादप जगत में आप देखिए, फ्लोरा में, इस जगत में पौधों के विषय में अध्ययन किया जाता है। किसी जगह के पादपों को क्या कहा जाता है? फ्लोरा। उसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और जो 5वां नंबर हमारा है वो है जंतु जगत। जंतु जगत, इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है या अध्ययन किया जाता है। किसी जगह के जंतुओं को फौना कहा जाता है। फौना आ चुका है परीक्षा में। किसी जगह के जंतुओं को फौना कहा जाता है, या किस जगत में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है उनके विषय के बारे में, उस जगह को क्या कहा जाता है? फौना कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए यहाँ फौना और यहाँ फ्लोरा, किसके बारे में? पादपों के बारे में, है ना। जंतु जगत के बारे में फौना, ये ध्यान रखिएगा। पहला नंबर हम देखते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, है ना। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज की थी इन्होंने। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2011 में, और 2014 में भी पूछा गया प्रश्न है। उसमें सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी, या जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी, उन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, आप जानते भी होंगे। ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अब इनसे लाभ क्या होता है जीवाणुओं से? फटाफट हम देखते चलते हैं। जीवाणुओं से प्रतिजैविक औषधियाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है। जीवाणुओं के कारण ही पनीर बनता है। जीवाणुओं के कारण ही क्या बनता है? सिरका बनता है। ये सब जानते होंगे, सिरका किससे बनता है, पनीर किससे बनता है, दही किससे जमता है। और एंटीबायोटिक औषधि मतलब दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं, किससे बनाई जाती हैं? जीवाणुओं से ही बनाई जाती हैं, जो हमें जीवाणुओं से लाभ मिलता है। हानि भी होता है, जैसे जीवाणुओं से बीमारियाँ भी फैल जाती हैं। हमारा भोजन भी विषाक्त हो जाता है, दूषित हो जाता है। जीवाणुओं के कारण क्या होता है? भोजन हमारा विषाक्त हो जाता है। आगे देखिए, जीवाणुओं से बचाव। इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? जीवाणुओं से बचने के लिए खाद्य वस्तुओं या अचार, मुरब्बा जो भी आप बनाते हैं उसमें नमक अवश्य डालते हैं। अगर नमक की कमी हो जाती है तो उसमें फफूंदे पड़ जाते हैं, जो आप कहते हैं कि हमारा जो बनाया हुआ अचार और मुरब्बा है वो खराब हो चुका है ना। तो इसीलिए बचाने के लिए नमक, बराबर मात्रा में नमक डालना चाहिए। नमक डालने से क्या होता है? जीवाणु से बचत होती है, खाद्य सामग्री नष्ट नहीं होगी आपकी। जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। आप फ्रिज में भी रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाता है, जिससे हमारी जो खाद्य सामग्री हो नष्ट ना हो। जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म भी रखते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको गर्म किया जाता है, जैसे दूध है। दूध आप ऐसे कच्चा दूध रख दीजिए, ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसे उबाल कर रखते हैं। दूसरा नंबर हमारा था प्रोटिस्टा जगत।
प्रोटिस्टा जगत में, इस जगत में जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। जो जलीय जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा जगत के होते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, अभी ध्यान रखिएगा। पूछा गया प्रश्न है स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं, या मतलब किस जगत के जीव हैं, है ना, किस जगत के जीव हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप यहाँ देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और पैरामीशियम ये बीमारियां भी फैलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण के रूप में भी पूछा जाता है कभी कभी। कवक देखिए, कवक जगत में कौन कौन से आते हैं। इस जगत में, इस जगत के जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक कोशिकीय कौन होता है, अभी आप पढ़े हैं ऊपर, प्रोटिस्टा जगत जो है वो क्या होते हैं, ये जल में पाए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत वाले, है ना। स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। जीवाणु देखिए, जीवाणुओं के बारे में आपने पढ़ा, प्रोटिस्टा जगत, फिर कवक जगत, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। कौन, कवक। कवक से लाभ, कवकों से प्रतिजैविक औषधि बनती है। कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे मशरूम, ध्यान रखिएगा। खमीर ईस्ट जिसे कहा जाता है एक कवक है, जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। बेकरी उद्योग में खाद्य सामग्री बनाई जाती है। कवक से हानियां कौन कौन सी होती हैं, कवकों से बीमारियां फैलती हैं। कवक वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को क्या करते हैं, अपघटित कर पृथ्वी को साफ करने में मदद करते हैं। इन्हें इसलिए क्या क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए लाइकेन, यह सहजीविता, सहजीविता का अर्थ होता है दो जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर एक दूसरे से लाभ होना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सहजीविता। ये सहजीविता के उदाहरण है, जैसे लाइकेन। लाइकेन दो जीवों जैसे शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। शैवाल भोजन बनाता है और कवक उससे क्या करता है, आश्रय प्रदान करता है। शैवाल को क्या करता है, आश्रय प्रदान करता है। भोजन कौन बनाता है, शैवाल बनाता है। शैवाल भोजन बनाता है और कवक को क्या करता है, कवक शैवाल को आश्रय देता है, जिससे उसे भोजन मिलता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है, ये भी पूछा गया ही प्रश्न है। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन, या चार विकल्प आप जानते हैं देता है उसमें लाइकेन, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते, जिसका अर्थ है वहाँ की वायु प्रदूषित है। जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है, जैसे बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर क्या करता है, सैर करता है, नहीं, भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को क्या करता है, खाता है। इससे बगुले को भोजन मिल जाता है और भैंस की सफाई भी हो जाती है कीटों से। आगे देखिए पादप जगत, फ्लोरा। इस जगत में वनस्पतियों पौधों के विषय में अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। थियोफ्रेस्टस फ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पौधे हमारे पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं, अगर पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा। पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पौधे जंतुओं और विषम पोषी पौधों को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। आगे देखिए पौधों के प्रकार। आकार के आधार पर पौधों को तीन भागों में बांटा गया है। एक है शाक, शाक में ये छोटे होते हैं, इनका तना कोमल और हरा होता है। बहुत सी सारी शाखाएं टहनियाँ नहीं होती हैं इसमें, केवल एक लता के रूप में, है ना। इनका तना कोमल और हरा होता है, इनमें बहुत सारी शाखाएं या टहनियाँ जिसे कहते हैं वो नहीं होती हैं। जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, धनिया, गेहूं, धान, मेथी, पालक, ये सभी क्या हैं, शाक पौधे हैं। झाड़ी,
ये शाक से बड़े होते हैं। इनका तना कठोर होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता। तना कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के आधार के पास से ही निकलती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में गुलाब, नींबू, गुड़हल, ये सभी उदाहरण पूछा गया है परीक्षा में। झाड़ी के उदाहरण है ना, शाक के उदाहरण। आगे देखिए, वृक्ष है, ये झाड़ी से बड़े होते हैं। इनका तना मोटा, गहरे भूरे रंग का, इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं। शाखाएं भी मोटी मोटी होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से ही निकलती हैं। उदाहरण के रूप में आम, अमरूद, नीम, पीपल, ये सभी क्या हैं, वृक्ष हैं। आगे देखिए, विसर्पी लता। उपरोक्त विभाजन के अलावा उन पौधों को जो अत्यंत कमजोर, सीधे खड़े नहीं हो सकते, उन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे विसर्पी लता, ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं। ये पौधे क्या है, जमीन पर फैल जाते हैं या किसी पौधे के सहारे ऊपर क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं। जैसे पुदीना, तरबूज, खीरा, है ना, खरबूजा, ये सभी क्या हैं, लताएं हैं, विसर्पी लताएं। आरोही लता, ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे मनी प्लांट, मटर, ये सभी क्या हैं, किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, आरोही लता। अब पौधों के भाग कौन कौन से हैं, पौधों के भाग में देख लीजिए। लगभग सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती एवं फूल, ये मुख्य भाग पाए जाते हैं। शैवाल काई में ये नहीं पाई जाती हैं। आगे देखिए, जड़। जड़ का क्या कार्य होता है पौधों में। जड़ पौधे भूमिगत, जड़ पौधे का क्या है, भूमिगत भाग है, जो जमीन के अंदर होता है। कुछ पौधे होते हैं जो जमीन के बाहर भी होते हैं, जैसे दलदली क्षेत्रों में जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, उनके जड़ क्या होते हैं, बाहर भी निकले हुए होते हैं, जो हरे रंग का नहीं होता है। जड़ के कार्य क्या हैं, जड़ पौधे को जमीन में जकड़ कर रखती हैं। जड़ मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। कुछ जड़ें भोजन एकत्र करती हैं। अब जड़ के प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया ही प्रश्न है। जड़ के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक मूसला होता है, एक झकड़ा जड़ वाला होता है। अब कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं मूसला जड़ वाली, जैसे आप देखिए, मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि, ये सभी क्या हैं, मूसला जड़ वाली। झकड़ा जड़, गेहूं, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि किस रूप में पाई जाती हैं इनकी जड़ें, झकड़ा। झकड़ा जड़ें निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। एक है रेशेदार, ये जड़ें रेशों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, ये भी आप देखे भी होंगे। परजीवी दूसरा, ये जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर रहती हैं, जैसे अमरबेल। अब स्तंभ, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं, जैसे बाजरा, मक्का और गन्ना। उसमें आप देखे होंगे जमीन के ऊपर लगभग 1 से 2 गांठ तक क्या होती है, इसमें निकलती रहती है ना, ये जड़ भी निकल जाती है उसमें। मक्के में, बाजरे में, गन्ना में भी आप देखे होंगे। आगे देखिए, स्तंभ है। स्तंभ, ये जड़ें टहनियाँ मतलब शाखाओं से निकलती हैं और स्तंभों की तरह होती हैं। बरगद आप देखे होंगे, इसका उदाहरण है। तना, तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थ को पत्ती और पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाते हैं। तने से पत्तियां और टहनियाँ, शाखाएं निकलती हैं तनों से। आगे देखिए, कुछ पौधों के तने जमीन के नीचे होते हैं, जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी। तना हरा या भूरे रंग का होता है। पत्ती, पत्तियां तने और टहनियों से निकलती हैं। अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार अलग अलग होता है, जैसे कमल की पत्तियां गोल होती हैं, मक्के की पत्ती लंबी होती है, पीपल की पत्ती पान जैसे होती है, नीम की पत्ती में कई सारी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, चीड़ की पत्तियां सुई जैसी, है ना, गुलाब की पत्तियां धारीदार,
ये सभी प्रकार हैं पत्तियों के। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, मुख्य रूप से हरे रंग की होती है, परंतु कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैगनी, पीले रंग की भी होती है। पत्तियों के कार्य: पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है, जल वाष्प के रूप में, जिसे क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। जैसा कि कल आप पढ़े भी हैं पत्तियों के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होती है, पौधे सांस लेते हैं, है ना, और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी सूरज की रोशनी जो सूरज की रोशनी जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया को कहा जाता है, जो अपना भोजन बनाते हैं। कौन? पौधे। ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग में सबसे कम होता है। भी पूछा गया ही प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। कैक्टस, नागफनी पौधों में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है, क्योंकि पत्तियां क्या होती हैं, कांटों जैसी होती हैं। पत्तियों की खुशबू, महक से पता चलता है कि किस पौधों की पत्तियां, किस पौधों की ये पत्ती है। जैसे पुदीना, फिर उसके बाद धनिया, आम, नीम, नींबू, इन सभी पत्तियों को आप देखेंगे, उससे पता चल जाएगा किस पौधे की पत्ती है। पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं, उसे सिरा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सिरा। इन सिराओं की व्यवस्था, सजावट सिरा विन्यास कहलाती है। सिरा विन्यास दो प्रकार की होती है, एक जालिका और एक समानांतर। जालिका सिरा विन्यास को देखिए। जालिका सिरा विन्यास, ये सिराएं एक जाल के रूप में, जबकि समानांतर सिरा विन्यास में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जालिका सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास। सिरा विन्यास, सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों की जड़ का पता लगा सकते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होता है, उन पौधों की जड़ें मूसला होती हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होता है, उन पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, मूसला। जैसे नीम, पीपल, गुलाब, है ना। आप देखेंगे जब उसकी पत्तियां एकदम सूख जाती हैं, तो एक जाल जाल के रूप में दिखाई देती है, इसीलिए इसे जालिका सिरा विन्यास कहा जाता है। जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है, इनकी जड़ें कैसी दिखाई देती हैं, झकड़ा। कैसी दिखाई देती हैं, झकड़ा। जैसे केला, गेहूं, मक्का, घास। सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों के बीजों के विषय में यह पता लगा सकते हैं कि बीज दो भागों में टूट जाएगा या नहीं, यानी बीज द्विपत्री है या एक बीजपत्री है। अगर सिरा विन्यास जालिका रूपी है, तो पौधों जो उस पौधा होगा वो कैसा होगा, द्विबीजपत्री होगा। कैसा होगा, शिला विन्यास अगर जालिका रूपी है तो क्या होगा, द्विबीजपत्री होगा। जैसे चना, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू। अगर सिरा विन्यास समानांतर है, तो पौधा क्या होगा, एक बीजपत्री होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। मक्का, गेहूं, लहसुन, प्याज। कुछ पौधों में पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे निपेंथिस। फूल के बारे में देख लीजिए। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। अब फूल के ये अंग हैं, देख लीजिए, भाग हैं कौन कौन से। बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज, ये आप देखिए, ये बाह्यदल पुंज, ये है पुंकेसर, ये है स्त्री केसर, और ये है दलपुंज। बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसी रचनाएं बाह्यदल पुंज कहलाती हैं। बाह्यदल पुंज जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, टमाटर, है ना।
अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे गुलाब, कमल, चमेली। अगर बाह्य दल पुंज जुड़े हुए हों तो जरूरी नहीं है कि उनकी पंखुड़ियां दल पुंज से भी जुड़े हुए हों। ये कलियों की रक्षा करते हैं बाह्य दल पुंज। दल पुंज या पंखुड़ियां जिसे कहा जाता है, पंखुड़ियां रंगीन होती हैं। अलग अलग पौधों के फूलों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती हैं। पंखुड़ियां कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े, तितली, भंवरों, पक्षियों आदि को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पुंकेसर, ये पौधों का नर भाग होता है जिसमें पराग और परागकण होते हैं। स्त्री केसर, ये पौधों का मादा भाग होता है, जबकि नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्री केसर। इसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। परागण के पश्चात अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज बनते हैं। परागण, जब तितली, भंवरा आदि फूलों पर उनका रस चूसने के लिए बैठते हैं तब उनके पैरों में परागण चिपक जाते हैं। जब ये जंतु दोबारा उसी फूल पर या उसी प्रकार के दूसरे फूल पर बैठते हैं तब क्या होता है, पराग कण जो होते हैं स्त्री केसर में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। ध्यान रखिएगा। परागण के प्रकार, किस में किस प्रकार का परागण होता है। वायु परागण वायु के द्वारा होता है ना। एनीमोफिलस। कीट परागण कीट के द्वारा होता है। जल परागण जल के द्वारा होता है। जंतु परागण जंतुओं के द्वारा। पक्षी परागण पक्षियों के द्वारा। ये सभी बातें ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कुछ फूल गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे गुलदाउदी, गेंदा, सूरजमुखी। उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इससे प्रश्न बन चुका है। सबसे बड़ा फूल कौन सा हो जाएगा, रफलेसिया। और सबसे छोटा फूल बुल्फिया। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा फूल पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा फूल कौन सा है, बुल्फिया, और सबसे बड़ा रफलेसिया। फूलों के उपयोग, फूलों से माला भी बनाई जाती है ना। फूलों से माला बनाई जाती है, फूलों से दवा बनाई जाती है, फूलों से रंग बनाए जाते हैं, फूलों से इत्र बनाए जाते हैं। अब दवाई किससे बनाई जाती है, गुलाब। फूलों से रंग जो बनाया जाता है वो किससे किससे बनाया जाता है, गुलाब से भी बनाया जाता है, गेंदा से भी बनाया जाता है, और जीनिया। फूलों से इत्र बनाया जाता है, कौन कौन से, गुलाब, चमेली इत्यादि फूलों से क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। इत्र नगरी किसे कहा जाता है, कन्नौज को। ये भी ध्यान रखिएगा, कन्नौज को क्या कहा जाता है, कन्नौज को क्या कहा जाता है, इत्र नगरी। इत्र नगरी। आगे देखिए, फूलों को खाया जाता है, जैसे कचनार, केला, सहजन, तुरई, कद्दू, है ना। सब्जी भी बनाई जाती है। लौंग, केसर भी फूलों से ही मिलता है। जो लौंग होता है या केसर होता है वो फूलों का ही भाग है या फूल ही हैं। फल, फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। फल के 3 भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, अनानास आदि क्या हैं, फल हैं। टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू क्या हैं, फल हैं। बीज, फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं, बीज खाए जाते हैं, जैसे दालें, मूंगफली, गेहूं, चावल, ये सभी क्या हैं, बीज हैं लेकिन खाए भी जाते हैं। बीजों से तेल निकाला जाता है, सूरजमुखी, सरसों, है ना, नारियल, क्या क्या नाम है, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली। बीजों के अंकुरण के लिए 2 आवश्यक तत्व, नमी और वायु। बीजों के अंदर भ्रूण होता है, जो आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं। नमी और वायु की आवश्यकता होती है, और नमी और वायु जब मिल जाती है तो क्या हो जाते हैं, वो बीज अंकुरित हो जाते हैं, नए पौधे बन जाते हैं धीरे धीरे।
एकबीजपत्री जैसे प्याज, गेहूँ, मक्का, चावल, नारियल। द्विबीजपत्री मूली, सरसों, इमली, संतरा और क्या टमाटर। ये क्या है? द्विबीजपत्री हैं। जब इनको आप तोड़ेंगे तो दो फलक हो जाएंगे इसके। पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक दो ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। जाइलम पूछा गया प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य है? जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जल का जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, फ्लोएम भोजन। आगे देखिए, क्रोटन। यह यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। बड़ा चालाक पौधा है। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती। जब इस पौधे के पत्ती मुरझाने लगते हैं तब पता चलता है कि इस फसल को किसकी ज़रूरत है? जल की ज़रूरत है। ऐसे 3-4 विकल्प दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इस 2 टाइप करके पूछ लेगा। तो इसमें से देखिए, जैसे इसमें 4 नंबर तक दे दिया, इसमें से कोई दूसरा रख देगा। यह पौधा यह बता देता कि फसल को कब पानी चाहिए। इस पौधे को मुख्य रूप से मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा नीचे, ये इसकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। और इसमें दे दिया कि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से असत्य हो जाएगा। इसकी जड़ें गहराई तक नहीं, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। आगे देखिए, पीपल। यह एक विशाल पेड़ है। यह एक विशाल पेड़ है। इस पेड़ की खासियत यह है कि 24 घंटे क्या करता है? हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे क्या किया था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। यह भी पूछा गया प्रश्न है, बोधि वृक्ष। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं, थोड़ी सी हवा चलेगी सरसराहट की आवाज़ होने लगती है। बरगद। यह भी एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, जिन्हें स्तंभ या खंभा कहा जाता है। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। यह स्तंभ वाला आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो इसकी शाखाओं से जो जड़ें निकलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है, खंभा कहा जाता है। ये भी जड़ होती हैं, जमीन के अंदर ही होती हैं, शाखाओं से निकलकर। केला। केला पेड़ नहीं है, यह एक शाख है, क्योंकि इसका तना हरा और कमज़ोर होता है, थोड़ी सी हवा चले गिर जाता है। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं, दोनों ही खाए जाते हैं, फल और फूल दोनों। आगे देखिए, निपेंथिस, घटपर्णी जिसे कहा जाता है, यह एक कीट भक्षी है। यह एक कीट भक्षी है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढकों, चूहों और छोटे जीवों को भी क्या करता है? अपना भक्षण बना लेता है, उनको अपना भोजन बना लेता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य जीवों का शिकार करता है। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। यह भी पूछा गया ही प्रश्न है। नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। कौन सा? निफेंथिस, जिसे घटपर्णी कहा जाता है। यह पौधा जो है लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। इसमें से खास खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े उसकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। यह मेघालय, भारत के मेघालय राज्य में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में पाया जाता है। राजस्थानी ओक। ओक के बारे में भी प्रश्न बन चुका है। यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसके तने में पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर
पानी निकाल लेते हैं। रेगिस्तानी ओक से भी प्रश्न बन चुका है। खेजड़ी से भी प्रश्न बन चुका है। यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। खेजड़ी से भी प्रश्न बन चुका है। क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार। मरुद्भिद, ये पौधे मरुस्थल मतलब रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं। इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं या फिर पत्तियां जो होती हैं वो कांटों के रूप में होती हैं, जिससे क्या होता है वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कम या फिर ना के बराबर ही होता है, क्योंकि जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में पाई जाती हैं। नागफनी कैक्टस में तना क्या होता है, हरा एवं गूदेदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। इसमें तना ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। उदाहरण के रूप में बबूल, कीकर, कैक्टस। समोद्भिद, ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। समोद्भिद जो होते हैं इनका तना ठोस एवं शाखा युक्त होता है। इनके पत्ते साधारणतः बड़े, चौड़े, पतले और भिन्न आकार के होते हैं। उदाहरण के रूप में मक्का, टमाटर, गेहूं, धान, जिसे हम क्या कहते हैं, समोद्भिद। जलोद्भिद, ये पौधे जल अथवा पानी में पाए जाते हैं। ये इनमें जड़ तंत्र बहुत कम विकसित होता है। इनमें पत्तियों पर मोमी परत होती है, जैसे कमल उदाहरण के रूप में। जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली एवं सकरी होती हैं, जैसे हाइड्रिला। जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली एवं सकरी होती हैं, जैसे हाइड्रिला। जलोद्भिद पौधों में देख लीजिए कमल, जल, लिली और हाइड्रिला, ये कौन है, जलोद्भिद हैं। लवणोद्भिद, ये पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों में जड़ें जमीन के ऊपर की ओर निकल आती हैं ताकि वे वायु ले सकें। उदाहरण के रूप में मैग्रोन वन जो सुंदरी पेड़ होते हैं वो लवणोद्भिद वाले पौधे कहलाते हैं, जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें ऊपर की ओर निकल आती हैं जिससे क्या कर सकें, वो वायु ले सकें। दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये आज का रहा सजीव जगत के बारे में, पौधों के बारे में हमने देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे जीव जंतुओं के बारे में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।